गुड मॉर्निंग। अरावली चैप्टर में चल रहे थे और आज उसमें हम दक्षिणी अरावली के बारे में बात करेंगे कि इस दक्षिण अरावली में हमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी सारा सिस्टम हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम इस दक्षिण अरावली को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इसमें जिले कौन सा थे, एक तो ये आना चाहिए आपको। फिर इसके दो पार्ट कर रखे हैं, एक लिखा हुआ है मेवाड़ पहाड़ियां, एक मेवाड़ पहाड़ियां लिखा है और दूसरी तरफ एक लिखा हुआ था आबू पर्वत खंड। तो पहले हम केवल इस दक्षिण अरावली के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, फिर इस मेवाड़ पहाड़ी के बारे में बात करेंगे और फिर इस आबू पर्वत खंड को लिखेंगे। अगर आप लोग इस जिलों की बात करें कि इस दक्षिण अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके जिलों में दक्षिण अरावली में अगर देखोगे तो जिले आते हैं आपका एक उदयपुर, दूसरा जिला आएगा इसमें आपका सिरोही, देन आपका राजसमंद। राजसमंद पूरा नहीं आता, दक्षिण का राजसमंद आता, कोई दिक्कत नहीं, राजसमंद। फिर हम इसमें बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका डूंगरपुर और एक नया जिला जो बन गया इसी उदयपुर के यहां से टूटकर वो जिला इसमें इंक्लूड आ जाएगा, वो आएगा आपका सलूंबर। अब अगर इस राजस्थान को देखें तो आप इस दक्षिण के किस कॉर्नर को देखें आप लोग, तो यहां से देखें, यहां से हमारे पास सिरोही मिल गया है, उदयपुर मिल गया है, डूंगरपुर मिल गया है, ऊपर से इधर से राजसमंद मिल गया है और यहीं से एक पड़ोस में देखो सलूंबर मिल गया है। लेकिन इधर से आपका चित्तौड़गढ़ नहीं लिया है, यहां से आपका प्रतापगढ़ नहीं लिया है और यहां से आपका बांसवाड़ा नहीं लिया है, यानी इस पट्टी को छोड़ा है। इसका मतलब ये पट्टी अरावली के हिस्से में नहीं आती है, ये अरावली के हिस्से की पट्टी नहीं है और ये अरावली के हिस्से की पट्टी नहीं है, जिसका मतलब ये कहीं न कहीं मालवा क्षेत्र के हिस्से की पट्टी होगी, यानी पूर्वी मैदान के हिस्से में जाकर खत्म। क्लियर बात को, तो इस बात को याद रखना है। लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखना है, एक लाइन को जल्दी लिखें। इस भाग में दक्षिण अरावली लिख रहे हैं, इस भाग में उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, सलूंबर जिलों का क्षेत्र शामिल है, जिलों का क्षेत्र शामिल हैं, जिलों का क्षेत्र शामिल हैं। बाकी हम इसमें एक लाइन लिख चुके हैं पहले से ही कि अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले में, आगे लिखा हमने अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग के रूप में जाना जाता है, लेकिन मूल रूप से सर्वश्रेष्ठ भाग जो है वो आबू पर्वत खंड है, हम उसको आगे लिखेंगे बाद में। अब हम इसकी बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे मेवाड़ पहाड़ियां। हेडिंग डालना आपका इसका मेवाड़ पहाड़ियां, मेवाड़ पहाड़ियां, मेवाड़ पहाड़ियां। अब देखिए इस मेवाड़ पहाड़ियों में आपको क्या लिखना है, इसमें एक सिस्टम के साथ पढ़ना होगा और आपको उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ही ये प्रश्न राइट होगा। बाकी हालांकि आता बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं सबको एक साथ यहां पर लिख रहा हूं, बाद में इसको आप लोग पढ़ लें। मेवाड़ पहाड़ियों में पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले देखें, एक देखना होगा हमारे को बोराट पठार। फिर याद रखना ये बोराट पठार लिख रहा हूं, बोमठ नहीं लिख रहा हूं, इस बात को याद रखना है, बोराट पठार लिख रहे हैं। ये ठ हो सकता है, ये ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ेंगे हम लोग बोराट पठार, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग देशहरो, फिर एक शब्द पढ़ेंगे हम लोग मगरा, फिर हम पढ़ेंगे एक यहां पे गिरवा, फिर एक पढ़ेंगे हम लोग पिडमांट मैदान, एक पढ़ेंगे हम लोग लसाड़िया पठार, या इसी को कहीं कहीं लसामिया पठार लिखा हुआ है। ये चीजें हमारे को इस मेवाड़ पहाड़ी में आपको मूल रूप से पढ़नी है, एक बार इतना मूल रूप से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस मेवाड़ पहाड़ियों में है क्या चीजें, अगर इसको देखें हम लोग, ये बोराट पठार कहां है,
तो मूल रूप से अगर देखो आप लोग इधर से, तो एक बिंदु कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़, और दूसरा बिंदु गोगुंदा है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। इस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो उच्च पठारी भाग है या उच्च भूखंड है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका उत्तर क्या होता है? बोराट का पठार होता है। गोगुंदा कौन से जिले का हिस्सा है? तो गोगुंदा उदयपुर जिले का हिस्सा है। और अगर कुंभलगढ़ कौन से जिले का हिस्सा है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद जिले का हिस्सा है। इट मींस बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद जिले के बीच है। लेकिन कभी पूछे बोराट मूल रूप से किस जिले का हिस्सा, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? उदयपुर। मूल रूप से किसका हिस्सा? उदयपुर का। और किन दो जिलों के बीच में? तो राजसमंद और उदयपुर जिले के बीच में। पहली कहानी तो ये। फिर है देश हरों। ये देश हरों है क्या? उदयपुर जिले में एक क्षेत्र पड़ता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र। और इस पर्वतीय क्षेत्र में दो पहाड़ी है, एक पहाड़ी का नाम है जरगा और एक पहाड़ी का नाम है रागा। इन जरगा और रागा की पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसको किस नाम से जानते हैं? देश हरों के नाम से। यानी सूखता नहीं है, साल भर चाहे कितने अकाल आ जाए, लेकिन ये देश भर में हरा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? देश हरों। अब ये मगरा क्या है? अगर इस मगरा की बात करो तो ये उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र जो जरगा है, वो जगरगा को किस नाम से जाना गया है? मगरा के नाम। अब हमारी भाषा में कह सकते हैं मगरा तो सभी जगह होता है, लेकिन मूल रूप से भौगोलिक भाषा में या राजस्थान के भूगोल में मगरा जिस शब्द को कहा है, वो किस जगह को कहा है? जरगा पर्वतीय क्षेत्र को। बात आती है इस गिरवा की। ये गिरवा क्या है? उदयपुर शहर के चारों ओर इस तरह की पहाड़ियां हैं, स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी, स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी, जिसकी ये बीच का पेटा है, इस बीच के पार्ट में जिले हैं, और जबकि इसके किनारे वाले भाग जो हैं, इस किनारे वाले भाग में लोगों के मकान है, मकान है। यानी उदयपुर शहर के चारों ओर स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी शब्द क्या यूज कर रहे हैं? स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी, वो क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। ये उदयपुर शहर के चारों ओर है। और उदयपुर एक ऐसा शहर है या उदयपुर एक ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय पर न तो पंचायत समिति उसके नाम से है, न उसकी तहसील उसके नाम से है, न उसका उपखंड उसके नाम से है। उसकी तहसील, उसकी पंचायत समिति और उसका उपखंड, वो सब के सब गिरवा के नाम से हैं। और राजस्थान में उदयपुर एकमात्र ऐसा जिला भी कह सकते हो जिसके नाम पर न तहसील है, न उपखंड है, न पंचायत समिति है। जबकि जितने भी जिले उनके नाम पर सब कुछ ये है, तो ये उदयपुर की बात करता है। पिडमांट के अगर मैदान की बात करोगे तो पिडमांट मैदान क्या है? तो राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप इस तरह से ये पहाड़ी है, पृथक पृथक पहाड़ी, जिनके उच्च भूभाग जो है वो टीले नुमा दिखाई देता है, उसको किस नाम से जाना गया था? पिडमांट के मैदान के नाम से जाना गया। और लसाड़िया लसामिया पठार क्या है? जयसमंद के आगे पूर्व में कटा फटा अनियमित धरातल वाला एक पठारी भाग है, उसको लसाड़िया पठार कहा जाता है। और जिसकी ऊंचाई मिलती है आपको 325 से 650 मीटर। और एक आंदोलन चला था जो आपने कहीं पढ़ा होगा, लसाड़िया लसोमिया का आंदोलन। और उस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे संत मावजी। और संत मावजी ने एक संप्रदाय की स्थापना करी थी जिसको आप कहते हैं निष्कलंक संप्रदाय। और उसकी प्रमुख पीठ जो आती है वो आपकी साबला में है। कहां पर है? साबला। और उसी साबला पीठ से जुड़ा हुआ जो मंदिर है वो कौन सा है? तो बेणेश्वर धाम, वो उससे से जुड़ा हुआ है, वो साबला पीठ है। ठीक है, तो आपको मेवाड़ पहाड़ी हेडिंग डालना है। और मेवाड़ पहाड़ी में सबसे पहले लिखना आपको बोराट का पठार, फिर लिखेंगे इसको, फिर इसको लिखेंगे, थोड़ा स्पीड से लिखना फटाफट। मेवाड़ पहाड़ियां, सबसे पहले लिखे बोराट का पठार, बोराट का पठार। लिखे एक लाइन को, जल्द से लिखना है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लेकर, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर जिले के
राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर जिले के गोगुंदा के बीच का, उदयपुर के गोगुंदा के बीच का उच्च भूभाग जिसकी ऊंचाई 1223 मीटर, 1223 1223 मीटर, जिसकी ऊंचाई 1223 मीटर। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन। बोराट का मूल संबंध उदयपुर जिले से ही, बोराट का मूल संबंध उदयपुर जिले से ही। नोट का सेकंड बिंदु लिखना है, नोट का सेकंड बिंदु। बोमट क्षेत्र लिख रहे हैं आप। एक आंदोलन चला होगा, कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति नाम था गोविंद गिरी, और उसमें पढ़ा होगा कि गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें अधिकांश भील लोग शामिल हुए थे, और वो अपने नियमों पे चले, इसलिए उसको भगत भील आंदोलन कहा। और उस आंदोलन में अधिकांश लोग भोमट क्षेत्र के थे, इसलिए उसको भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। भोमट भील जो क्षेत्र है, वो भोमट का जो क्षेत्र है उसमें आपका उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, और सिरोही का कुछ पार्ट भी आता है। लेकिन मूल रूप से भोमट कभी पूछेगा तो उसका उत्तर उदयपुर ही होता है। और उदयपुर का क्षेत्र जो आता है आपका भोमट वाला बेल्ट, वो आपका कोटड़ा, फलासिया, झाड़ोल, गोगुंदा ये बेल्ट है, और सिरोही के आसपास का लगता हुआ बेल्ट वो मूल रूप से भोमट का क्षेत्र है। लिखो एक लाइन को, भोमट क्षेत्र में उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों का क्षेत्र आता है, परंतु मुख्य रूप से उदयपुर जिले की झाड़ोल, कोटड़ा, फलासिया, गोगुंदा, खेरवाड़ा तहसीलों का क्षेत्र शामिल है, तहसीलों का क्षेत्र शामिल है। फिर देश हरो, तीसरे नंबर पर आ जाए। देश हरो से लिखिएगा, देश हरो में लिखना है। उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र, जहां जरगा और रागा की पहाड़ियों की बीच का क्षेत्र, जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, फिर लिखे मगरा लिखे इसमें। उदयपुर जिले का जरगा पर्वतीय क्षेत्र,
कोई लाइन बता सकता है कि मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चला और कितने जिलों में चला? कुछ आइडिया है किसी को? मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चला और कितने जिलों में चला था? कोई आइडिया है किसी को? एनी आइडिया? मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब चला? कुछ आइडिया हो किसी को तो कोई बता सकता है? एनी आइडिया? कब चला होगा, कितने जिलों में चला है, कुछ पता हो किसी को? हाँ, 12 जिले नहीं है। ये कार्यक्रम चला था 2005-6 में। कब चला था? 2005-6 में। और कितने जिलों में चला, अगर इसकी बात आ जाए तो याद रखना आज की तारीख में इसके जिले कितने हैं तो 5। बढ़ेंगे वो जिले, अलग कहानी है, ऑप्शन नहीं जाना है। 5 जिला थे कौन से? एक इसमें आपका अजमेर था, एक इसमें आपका पाली था, एक इसमें आपका भीलवाड़ा था, और एक आपका राजसमंद, और एक अगर बात करोगे जिलों की तो वो जिला था आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़। अब देखो यहां से बहुत सारी चीजें हैं। भीलवाड़ा से टूटकर भी एक नया जिला बन गया शाहपुरा, पाली से भी एक टूटकर जिला कुछ आया, हिस्सा ब्यावर के पास गया, अजमेर से भी टूटकर केकड़ी और वो जिले बने। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये कार्यक्रम कितने जिलों का हिस्सा है? तो आज भी इसको क्या उत्तर करके आओगे? 5 जिलों का हिस्सा है। और इसका मूल उद्देश्य क्या था कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं या इस क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है, एसटी की जो पॉपुलेशन है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। वो क्या नाम आया है? मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आया है, और एक एग्जाम में पूछा हुआ है। नीचे नोट डाल के लाइन लिखिए फटाफट। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5 जिलों, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5 जिलों अजमेर, पाली, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में चलता है जो 2005-6 से चल रहा है। चलता है जो 2005-6 से चलता है या चल रहा है, चल रहा है। नेक्स्ट लिखना आपको गिरवा, गिरवा, गिरवा। इसमें थोड़ा स्पीड से लिखना फटाफट। उदयपुर शहर की, उदयपुर शहर की चारों ओर, उदयपुर शहर के चारों ओर स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी, शब्द को याद रखना है, स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी। और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ था? गिरवा। स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ी या पहाड़ियां, स्कंद तस्तरी नुमा पहाड़ियां। नीचे नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो। उदयपुर एक ऐसा, उदयपुर एक ऐसा जिला मुख्यालय है, उदयपुर एक ऐसा जिला मुख्यालय है जिसके नाम पर, जिसके नाम पर, जिसके नाम पर उपखंड, तहसील, पंचायत समिति, उपखंड, तहसील, पंचायत समिति नहीं है, उपखंड, तहसील, पंचायत समिति नहीं है। यह सभी या ये सभी गिरवा के नाम से हैं, ये सभी गिरवा के नाम से हैं। यानी इस उदयपुर शहर की तहसील भी गिरवा लगती है,
उदयपुर शहर के आसपास का जो पंचायत समिति लगता है वो भी गिरवा लगता है, और उदयपुर का उपखंड लगता है वो भी किस नाम से लगता है, गिरवा के नाम से लगता है। यानी इसके नाम से उदयपुर नाम की तहसील भी नहीं है, पंचायत समिति भी नहीं है और उपखंड भी नहीं है। ये याद रखना, ये बहुत प्रश्न अच्छा सा आता है। नेक्स्ट लिखो पिडमांट का मैदान। पिडमांट का मैदान चौथे नंबर पे होगा शायद मेरे हिसाब से। पिडमांट का मैदान लिखो इसको। राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप, राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप, शब्द को ध्यान से लिखना, पृथक निर्जन पहाड़ियां, पृथक निर्जन पहाड़ियां जिनके उच्च भूभाग, जिनके उच्च भूभाग टीले नुमा हैं, जिनके उच्च भूभाग टीले नुमा हैं, जिनके उच्च भूभाग टीले नुमा हैं, वो पिडमांट का मैदान कहलाता है। बनास नदी पड़ेगी, वापस पढ़ेंगे इसको कहीं की, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 6 लिखो, लसाड़िया पठार या लसामिया पठार। लसाड़िया पठार या लसामिया पठार पहले उदयपुर जिले का हिस्सा था, अभी उदयपुर जिले का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लसाड़िया पठार या लसामिया पठार पहले उदयपुर जिले का हिस्सा था, अब उदयपुर का हिस्सा नहीं रहेगा, ये याद रखना है। लिखो इसमें, सलुम्बर जिले में, सलुम्बर जिले में, क्वेश्चन लिखना उदयपुर जिला, पहले उदयपुर का हिस्सा था इसलिए, है ना। सलुम्बर जिले में जयसमंद के आगे, सलुम्बर जिले में जयसमंद के आगे पूर्व में, पूर्व में कटाफटा, कटाफटा अनियमित धरातल वाला, अनियमित धरातल वाला पठारी क्षेत्र, अनियमित धरातल वाला पठारी क्षेत्र जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 325 से 650 मीटर, जिसकी ऊंचाई 325 से 650 मीटर, 325 से 650 मीटर। नेक्स्ट लाइन को लिखो या नोट डाल के लाइन को, नोट डाल के लाइन लिखो। जन जागृति के समय, जन जागृति के समय इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब क्या होगा यहां पे जल्दी बताओ, लसाड़िया, इस क्षेत्र में आंदोलन चला, आंदोलन चला जिसका नेतृत्व, आंदोलन चला जिसका नेतृत्व, जिसका नेतृत्व संत मावजी ने किया था, संत मावजी ने किया था, जिन्होंने, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय पीठ की स्थापना की, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय पीठ की स्थापना की, निष्कलंक संप्रदाय पीठ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय या प्रमुख पीठ, कुछ भी लिख लो, जिसका मुख्यालय साबला डूंगरपुर है, साबला डूंगरपुर है। यहां बड़ा विवाद हुआ था जब सलूम्बर नया जिला बना था, तब साबला के बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारे को डूंगरपुर में निकालकर सलूम्बर में शामिल कर लो, और डूंगरपुर और सलूम्बर के बीच विवाद की सबसे बड़ी जड़ी ये साबला वाला बेल्ट था, क्योंकि अगर यहां से वो आसपुर वाला बेल्ट इधर आ जाता तो डूंगरपुर के पास जो बेणेश्वर धाम है, वो बेणेश्वर धाम सलूम्बर जिले के पास आ जाता, इसलिए बड़ा विवाद चला था, इसलिए वो आज भी बड़ा विवाद है। और सलूम्बर भविष्य में अगर खत्म होता है जिला किसी भी रूप में, यानी सरकार इसको वापस उदयपुर में शामिल करती है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किस क्षेत्र का होगा, वही आसपुर बेल्ट, साबला बेल्ट, इनका सबसे बड़ा रोल होगा, क्योंकि इसको लेकर बड़ा विवाद है ये।
नजदीक देखो इधर तो बहुत सलूमर्ग है और उधर जाए तो दूर, वो फिर दूर पड़ जाते हैं। इसकी वजह से ये विवाद की जड़ है। अब क्या होगा नहीं होगा भविष्य की कहानी है। ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर थी जो हमारे पास होना चाहिए था। फिर देखो एक लाइन है हमारे पास, मेवाड़ पहाड़ियों की ऊंची चोटियां, कि चोटी कौन कौन सी है। तो इस मेवाड़ पहाड़ियों की चोटियों के बारे में देखो तो मैं ऑलरेडी लिखने से बजाय बेहतर पीडीएफ में फॉर्मेट करके ले आया था ताकि उसको वहां पर आप सही ढंग से वहीं से देख जाए। ये है आपके पास मेवाड़ पहाड़ियों की चोटियां। इसको अगर हम चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहीं पे ये है, ये मेवाड़ पहाड़ियों की चोटी है, मेवाड़ पहाड़ियों की चोटी या मेवाड़ पहाड़ियों की ऊंची चोटियां, यानी मेवाड़ पहाड़ी की ऊंची चोटी है कौन कौन सी या हिल्स कौन कौन सी है, जिसमें ये आपके पास लिखा है, चोटी का नाम लिखा है, चोटी का नाम, फिर ये आपके पास ऊंचाई मीटर में लिखी हुई है, ऊंचाई मीटर में ही, और ये फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास जिला लिखा हुआ है, जिला। तो इसमें एक क्रम से लिखा हुआ है कि जरगा है आपके पास, कुंभलगढ़ है, धोनिया है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है, सायरा, लीलागढ़, गोगुंदा, नागपानी और कोटड़ा, और लास्ट में लिखा ऋषभ। ठीक, हाइट इसमें लिखी हुई है कि 14, 31, 12, 24, 11, 83, 1001, 938, 900, 874, 840, 867। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे ऊंचा नीचा हो गया, ध्यान रखना। ये नागपानी जो है ये हटकर यहां आनी चाहिए थी, और ये बाकी नीचे आना चाहिए। गोगुन 840 है, कोटड़ा 450 और ऋषभदेव 400। ये एग्जाम में आते हैं, इस बात को याद रखना है। और इन जिलों में अगर देखोगे तो 2 जिले राजसमंद की बेल्ट में हैं, जिसमें एक आपका कुंभलगढ़ और धोनिया, बाकी जितने भी जिले हैं वो सब के सब कहाँ हैं, उदयपुर में। तो ये चोटी है, ये आपको इसमें बना रहेगा, बाद में इसको आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चोटियां हैं। अब देखिए इसके आगे चलते हम लोग कुछ चीजें और देखना शुरू करते हैं। ये इतना सा लिखा हम लोगों ने, फिर हमने आगे अगर याद हो आपको कुछ, तो हमने 2 चीजों के बारे में बात करी थी। मध्य अरावली में थे तब हमने एक शब्द पढ़ा था दर्रा, याद है कुछ, और दक्षिण अरावली में वहां पे एक शब्द यूज किया था, क्या, नाल। और ये दर्रा नाल होता क्या था, हमने कहा था कि हमारे पास ये पहाड़ी क्षेत्र इस तरह से हैं, और इस पहाड़ी क्षेत्र में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके बीच में जो एक खाली जगह दिखाई देगी, यानी ये जो खाली जगह है, और यहां से अगर सड़कें गुजरती है, इन खाली जगह से सड़कें गुजरती है, तो जब ये मध्य अरावली में होगा तो तब इसको क्या कहते हैं, दर्रा। यानी मध्य अरावली में हिस्से में था तब तक तो ये क्या कहला रहा था, दर्रा कहला रहा था, और जैसे ये दक्षिण अरावली के हिस्से में आ गया तो ये क्या कहला रहा है, नाल कहला रहा है। पढ़ा था, याद आ रहा कुछ, क्या, दक्षिण अरावली में इसको क्या कह रहे हैं, नाल। तो हमारे को ये पता होना चाहिए, हमने मेवाड़ पहाड़ी पढ़ी तो इस दक्षिण अरावली में कौन कौन सी नाल है ये भी आपको आना चाहिए। लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, फिर बाद में हम आगे वर्तखंड पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लिखो एक लाइन को, आगे जाके एक लाइन लिखो, लिखो एक लाइन। दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में पाई जाने वाली, दक्षिणी अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख नाल, प्रमुख नाल। अब देखो वहां पे एक चीज और लिखनी थी, मैं बाद में भी लिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द आता है सज्जनगढ़, सुना है नाम सबने, सज्जनगढ़ कहाँ है, हम सब जानते हैं कहां पर है, उदयपुर। इस सज्जनगढ़ का एक कैरेक्टर जो आपको पता होना चाहिए, ये सज्जनगढ़ जो है, इस सज्जनगढ़ को क्या कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, मानसून पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मानसून पैलेस कहते हैं। और ये सज्जनगढ़ किस पहाड़ी पर बना है, अगर कभी आ जाए ये किस पहाड़ी पर बना है, तो उस पहाड़ी का नाम क्या है, कुछ आइडिया है किसी को, वेरी गुड, बांसदरा या फिर बांसड़ा, कोई भी नाम आ जाए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इंग्लिश की वजह, अगर पहाड़ी पूछे बांसड़ा या बांसदरा, और किसका कहते हैं मानसून पैलेस, और है कहां है तो उदयपुर। उदयपुर में मानसून पैलेस सज्जनगढ़ को कहते हैं, तो जयपुर में मानसून पैलेस किसको, किसको पता है, नहीं कहते हैं और कोई, आमेर दुर्ग, अंबागढ़। जिस तरह से अपने यहाँ पे लोग ये वर्का थोड़ी सी आ जाए, फोटो खींचवा पहुंच जाए, तो बेटा कहाँ का टेढ़ा करे, यूं करे नुबा भी जावे, फोटो पाड़ी नहीं जावे, आका वाका सब बेटा देख लो। सेम कहानी जयपुर में उस आमेर दुर्ग की है। आमेर किले चढ़ जाते लोग, और पिछले साल या उससे पिछले साल, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, एक आकाशीय बिजली गिरी थी, वहां पे अधिक बहुत सारे मोबाइल एक साथ एक्टिव हुए थे, उसकी वजह से आमेर दुर्ग के आसपास आकाशीय बिजली गिरी थी, और वहां पे 3-4 लोगों की पिछली बार मृत्यु हो गई थी।
आकाश भी पिछले साल का था, उससे पिछले बार को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जयपुर में मानसून पैलेस पूछे तो आमेर दुर्ग को कहते हैं, और उदयपुर की तरफ मानसून पैलेस पूछे तो उसका उत्तर क्या होता है? सही। अब विकल्प में दोनों देख कर जाना विकल्प में क्या आया है। आमेर भी ऑप्शन में नहीं होगा और सज्जनगढ़ दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन दोनों में से हमेशा क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। क्लियर बात को? हम बात कर रहे हैं, ये बाद में आप लोग मर्जी जहां से लिख लेना, आपकी जैसी इच्छा जहां मर्जी वहां लिख लेना, ठीक है ना? ये चीज मैंने बता दी, इस बात को याद रखना है। हम बात कर रहे हैं अरावली की या दक्षिण अरावली की प्रमुख नाल की बात कर रहे हैं। नाल की बात कर रहे हो तो मैं यहां से एक सिस्टम के साथ लिखते जा रहा हूं। एक नाल है जिसका नाम है झिलवा, या एक नाम है उसका झिलवाड़ा, या फिर इसको एक नाम देते हैं पगलिया नाल। झिलवा, झिलवाड़ा या पगलिया नाल। दूसरी नाल का नाम लिखोगे यहां पे तो एक नाल का नाम आता है जिसका नाम है देसूरी की नाल। क्या नाम आ रहा है? देसूरी की नाल। तीसरे नंबर पे देखोगे तो एक नाल लिख रहा हूं यहाँ पे चिरवा की नाल। क्या लिख रहा हूं? चिरवा की नाल, और नाम सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिरवा नाल। नंबर 4 की बात करूं तो एक नाल लिख रहा हूं यहाँ पे फुलवारी की नाल। कौन सी नाल लिख रहा हूं? फुलवारी की नाल। फिर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ले चल रहे हैं, इसको नीचे ले लेते हैं ताकि लिखने में फायदे में रहेगी। फुलवारी की नाल लिख लिया। बात करें नंबर 5 की तो एक नाल लिख रहा हूं मैं आपको ढेबर की नाल। कौन सी नाल लिख रहा हूं? ढेबर की नाल। एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे हाथी गुड़ा नाल। इसको कहीं हाथी गुड़ा दर्रा भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाथी गुड़ा नाल या हाथी गुड़ा दर्रा कोई सूत्र नहीं है। नंबर 7 पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाल लिख रहा हूं जिसका नाम है देबारी की नाल। कौन सी नाल लिख रहा हूं? देबारी की नाल। हम एक थोड़ा सा और ले चलें, इसको नंबर 8 की तरफ चलें तो एक नाल का नाम लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे केवड़ा की नाल। क्या लिख रहा हूं? केवड़ा की नाल। और इतनी सारी नाल के नाम आप लोगों ने सबने सुने होंगे, मैं जहां तक मानता हूं सबने सुन रखे हैं। तो इस नाल से भी एक आध प्रश्न एग्जाम में दौड़ता रहता, उड़ता रहता है कि कौन सा कहां से आता नहीं आता, वो सारे प्रश्न यहाँ से घूमते रहते हैं। आप लोग भी इसको लिखते जाना, साथ के साथ मैं चीजें बताता रहूंगा, ठीक है? सबसे पहली जो नाल लिखी है हम लोगों ने, वो नाल लिखी है झिलवा, झिलवाड़ा या फिर पगलिया नाल। तो ये नाल कहाँ है? सीधी सीधी कहानी में लिखना क्या होगा हमारे को यहाँ पे? राजसमंद। किन दो क्षेत्रों का मार्ग आपस में जुड़ता है तो ये झिलवा नाल क्या करती है? आप इस बात को याद रखना, ये जो झिलवाड़ा झिलवा नाल है ये आपके राजसमंद और इसका एक पड़ोस का जिला, जिस जिले का नाम क्या है? पाली। राजसमंद पाली को जोड़ती है। बस इतना ही लिखना, इसके अलावा कोई काम नहीं, ठीक है? जोड़ती है। सेकंड लिखा हमने देसूरी की नाल। इस देसूरी की नाल का कैरेक्टर कोई बता सकता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसमें? देसूरी की नाल में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ये राजस्थान की सबसे संकरी नाल है। क्या है? संकड़ी, यानी कि इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, विड्थ इसकी सबसे कम है। इसमें बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं कि आमने सामने अगर गाड़ी घोड़ा आ जाए तो एक दूसरे को आगे पीछे करना पड़ता है। और उधर देसूरी की तरफ से उस मंदिर के वहां से चढ़ते हैं तो देसूरी की प्रॉपर जगह उधर से आते हैं तो गाड़ी जब तक 4 बजे तक नहीं आ जाती घटगोर तक, तब तक लोगों को यूं लगता है कि धड़को चाली रो गाड़ी पहुंचेगा कि ना पहुंचेगा। बड़ी संकड़ी नाल है, बड़े विकट मोड़ है, बड़े घाट सेक्शन है, बड़ी खराब नाल है। तो एक चीजें क्या है, ये राज्य की सबसे संकरी नाल, राज्य की सबसे संकरी नाल, पहली कहानी तो याद, संकरी नाल। दूसरा काम क्या करती है, इस बात को याद रखना, ये भी आपके राजसमंद पाली को जोड़ती है, राजसमंद पाली को जोड़ती है। साथ ही साथ लिखते जाना, ठीक है ना? मैं टाइम नहीं दूंगा बाद में। राजसमंद पाली को जोड़ती है। आ जाते हैं हम चिरवा की नाल पे। इसका क्या कैरेक्टर है? चिरवा नाल को अगर देखोगी तो इसका डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो इसका डिस्ट्रिक्ट क्या करके आओगी? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है ये? उदयपुर जिले में। और विशेषता क्या है? तो एक आपका उदयपुर और पड़ोस का जिला कौन सा है? राजसमंद को जोड़ती है, उदयपुर से राजसमंद को जोड़ती है। पहली कहानी तो ये आनी चाहिए। और अब हुआ क्या? अब ये चिरवा की नाल तो हो गई खत्म पूरी। ये चिरवा नाल के यहाँ पे क्या हुआ? चिरवा नाल के यहाँ पे 400 मीटर लंबी, 400 मीटर लंबी सुरंग या फिर क्या लिख सकते हो, टनल बना दी है।
400 मीटर लंबी टनल या सुरंग बना दी। और ये 400 मीटर लंबी सुरंग या टनल जो है, ये टनल सुरंग कौन से हाईवे पे आती है? इस प्रश्न को थोड़ा सा बता सकते हो क्या, किस हाईवे पे है ये? NH58, वेरी गुड। NH58 कौन सा इसका NH है? NH58, जो ये पहले NH था 8, अब इसका नंबर कितना है? 58। उदयपुर तक कब आता है? अजमेर से लेकर उदयपुर तक, तब तक इसका नंबर 58 होता है। और उदयपुर से फिर इधर ईडर की तरफ जाता है झाड़ोल फलाई से होके, तो इसका नंबर हो जाता है NH58E, 58E का एक्सटेंशन है। और यहां से उदयपुर से फिर आप लोग डूंगरपुर की तरफ जाते हैं, तो इस NH58 जो पहले 8 था, 8 की बजाय वहां पे नंबर है 48, नंबर बदल जाता है। ट्रांसपोर्ट वाली बात करेंगे, ठीक है। ये NH58 इसमें टनल में, इस बात को याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग फुलवारी की नाल के बारे में बात करेंगे कि इस फुलवारी की नाल में स्थिति क्या है। अगर इस फुलवारी नाल के बारे में देखें तो ये फुलवारी की नाल कौन से जिले में है? सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या होगा? उदयपुर जिले में। कहां पर है? उदयपुर जिले में। दूसरा करेक्टर क्या है इस फुलवारी की नाल का? तो राज्य की सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज्यादा अगर बायोडाइवर्सिटी किसी नाल में अगर मिलेगी, नाल के अकॉर्डिंग, तो सर्वाधिक जैव विविधता किस नाल में मिलेगी? तो आप उसका उत्तर क्या करके आओगे? फुलवारी की नाल, सर्वाधिक जैव विविधता यही मिलेगी। फिर अगर बात करें इस फुलवारी नाल में होता क्या है, तो इसमें एक काम और होता है, साबरमती नदी का निर्माण होता है। किस नदी का निर्माण होता है? साबरमती नदी का निर्माण। हम आगे पढ़ेंगे, नदी जब पढ़ने जाएंगे तब। इसको कहीं लिखा है साबरमती नदी का उद्गम फुलवारी की नाल से होता है, जबकि इसको पढ़ेंगे ढंग से, साबरमती नदी यहां बनती है, उसका उद्गम कहीं और होता है। इसका उद्गम मूल रूप से गोगुना बेल्ट में होता है, गोगुना बेल्ट की तरफ, है ना, डोल कमोल का बेल्ट पड़ता है, उधर से एक मुख्य जलधारा आती है और आगे फुलवारी नाल में जाती है और फिर इसमें बनती है, तब जाकर ये बनती है, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे। हो गया? यहां तक हो गया क्या? अब देखो आगे, आगे हमारे पास है ढेबर की नाल। कौन सी नाल है? ढेबर की नाल। इस ढेबर की नाल की स्थिति क्या है? ये ढेबर की नाल पहले हमारे उदयपुर जिले में थी। कहां पर थी? पहले उदयपुर जिले में, पहले उदयपुर। लेकिन अब कहां चली गई होगी? कोई बता सकता है क्या? अब किसके हिस्से में जा चुकी है ये? सलूम्बर। इसका कोई करेक्टर नहीं है। इसका एकमात्र करेक्टर हम ये देखेंगे कि ये जो ढेबर है, एक मेवाड़ के महाराणा आए थे जिसका नाम क्या था? जय सिंह जी। नाम सुना है? जय सिंह जी ने, या जय सिंह जी ने इसे रोककर ढेबर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? ढेबर झील का निर्माण करवाया। और ये ढेबर झील जो है आज की तारीख में किस नाम से जानी जाती है? जयसमंद झील के नाम से जानी जाती है। इसीलिए आप एक लाइन पढ़ते हो कि जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। पढ़ी होगी लाइन कही गई कि जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। वो कारण क्या है? इस ढेबर नाल की वजह से हुआ है। हो गया? देखो, अब हमारे पास, इसको मैं इधर साइड में ले जा रहा हूं, अब हम इधर हाथीगुड़ा नाल की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं ले जाना चाह रहा हूं। हाथीगुड़ा नाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भविष्य के एग्जाम के दृष्टिकोण। हाथीगुड़ा नाल, अब इसकी स्थिति क्या है? इसकी मुख्य स्थिति क्या है इसको देखना। मुख्य स्थिति या मुख्य लोकेशन इसकी कहां है? अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है तो इस बात को याद रखना कि हाथीगुड़ा नाल की या हाथीगुड़ा दर्रा जो है मुख्य स्थिति कहां है, तो इसको याद रखना कुंभलगढ़ के दक्षिण में। इस शब्द को याद रखना, कुंभलगढ़ के दक्षिण। अब ये कुंभलगढ़ के दक्षिण में है, तो ये करती क्या है? ये आपका उदयपुर और राजसमंद को जोड़ती है। पहली कहानी थी, याद रखना, उदयपुर राजसमंद को जोड़ती है। लेकिन अगर विकल्प में उदयपुर है और ये राजसमंद नहीं है, तब ये किसको जोड़ेगी? कोई बता सकता है? हाँ, चित्तौड़ नहीं, पाली भी नहीं, सिरोही। अगर राजसमंद नहीं है तो इसका उत्तर क्या राइट होगा? सिरोही को आपस में जोड़ेगी। किसको जोड़ेगी? राजसमंद है तब तक तो उत्तर क्या होगा?
और राजसमंद नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिरोही। अब दूसरा करेक्टर इंपॉर्टेंट जो आता है, इससे आपसे पता होना चाहिए, ये जो हाथीगुड़ा की नाल है, इस हाथीगुड़ा नाल से भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। क्या गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, जिसको आप बोलते हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। और ये पूर्व पश्चिम गलियारा है क्या? अगर हम इस माइंड पे इंडिया के मैप पे देखें तो यहां से इस तरह से आता है और फिर इस तरह से नीचे ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक जगह पड़ता है आपका आसाम, इस आसाम की प्रॉपर जगह, उस जगह का नाम है सिलचर। क्या नाम है? सिलचर। इधर ये गुजरात है और इस गुजरात में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। इस आसाम और गुजरात, इस सिलचर से लेकर इस पोरबंदर के बीच में इस तरह से एक 4 लेन या 6 लेन या 2 लेन एक सड़क मार्ग गुजरती है, उसी को क्या कहा जाता है? पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। यानी भारत की पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को आपस में जोड़ने वाला एक 4 लेन 2 लेन या 6 लेन सड़क मार्ग है, जिसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। और ये जो एनएच है, इस एनएच का अगर नंबर की बात करोगी कि एनएच कौन सा है, तो ये एनएच 27 है। कितना नंबर है? एनएच 27। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसको बहुत डिटेल से बताऊंगा। ये हिस्सा उसी का है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक परियोजना आई थी, उस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में यही कॉरिडोर बना था। एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, वो स्वर्णिम चतुर्भुज में आया था, हिस्सा उसी के थे यार। ठीक है, तो ये एनएच 27 है, आपको इस बात को याद रखना है। और अभी जो एलडीसी हुआ था उसमें ये प्रश्न है, जबकि आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उसने यही प्रश्न पूछा था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या पूर्व पश्चिम गलियारा किनको आपस में जोड़ता है? तो पोरबंदर और सिलचर को आसाम में जोड़ता है। सिलचर आसाम का है और पोरबंदर कहां का है? तो गुजरात। बात समझ आई है? ये प्रश्न बहुत आया एग्जाम में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, पूरी चीजें, तो आपको इस बात को याद रखना है। यह हाथीगुड़ा दर्रा, यह हाथीगुड़ा नाल का इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लियर बात को? आपने अपने हिसाब से लिख लिया इसको पूरा, अपने हिसाब से लिखना था, पूरा लिखा है। क्लियर? अब आगे देखो, मैं बताता हूं। हम फिर चलते हैं, इस तरफ आते हैं, वापस इस देवारी की नाल पे आ जाते हैं। अगर इस देवारी की नाल की बात करो तो सिंपल सी कहानी हमारे को पता है। देवारी की नाल है कहां? तो कौन से जिले की बात करोगे तो उदयपुर क्या आएगा? उदयपुर में। देवारी की नाल कहां है? उदयपुर। ये किसको जोड़ने का काम करती है? तो उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से जोड़ती है। कौन से जिले से जोड़ती है? चित्तौड़गढ़। आप देखो, उदयपुर देवारी से आगे निकलोगी, आगे जाने के बाद आपको मावली वाली बेल्ट से जाओगे, फतेहनगर कपासन आ जाएगा, उधर आगे जाओगे चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा आ जाएगा। सीधे जाओगे तो आपको मंगलवाड़ आ जाएगा, नारायणपुर आ जाएगा, वो सारी चीजें किसका हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ जिले की। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जोड़ने का काम कोई करता है तो कौन करता है? देवारी की नाल। ये देवारी जो अपना देवारी दर्रा है वही है। ये पहले एक स्थिति ये थी, कोई सड़क नहीं थी, अब सड़क पूरी बनी हुई है। फिर बात करो केवड़ा की नाल। तो केवड़ा की नाल है कौन से जिले में? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर। लेकिन केवड़ा की नाल किस जिले को जोड़ती है अपने साथ में? तो उदयपुर को सलूम्बर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सलूम्बर को जोड़ती है। अगर ये सलूम्बर विकल्प ना हो तो नया विकल्प इसमें क्या हो सकता है? डूंगरपुर। यानी उदयपुर डूंगरपुर को जोड़ने वाली नाल भी अगर कोई है तो उसका उत्तर क्या होगा? केवड़ा की नाल। इधर से भी डूंगरपुर जा सकते हैं, खेरवाड़ा की तरफ से भी डूंगरपुर जा सकते हैं, लेकिन जोड़ने का काम करेगी। सलूम्बर है तो सलूम्बर राइट हो जाएगा, और सलूम्बर नहीं हुआ तो राइट क्या होगा? डूंगरपुर। क्लियर बात को? हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? अभी एक बार रिकॉल कर लेता हूं मैं फटाफट, आप देखो क्या क्या चीजें ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? अब देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी इस मेवाड़ पहाड़ियों में, और इसमें लिखा था कि इस मेवाड़ पहाड़ी में क्या क्या चीजें हमारे को पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से निकल के स्थिति सामने आई थी कि मेवाड़ पहाड़ी में हमने एक बोराट पठार के बारे में बात करी, एक देश सरों के बारे में बात करी, एक मगरा के बारे में बात करी, एक गिरवा के बारे में बात करी, एक पेटवान के बारे में, एक लसाड़िया पठार या साम्या पठार पढ़ा। ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि दक्षिण अरावली की जो इसकी मेवाड़ पहाड़ी की चोटियां हैं, वो चोटियां हमारे पास ये लिखी है, ये मेवाड़ पहाड़ी की चोटी लिखी थी। फिर हम मेवाड़ पहाड़ी की चोटियों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो जगह है इसके अंदर कुछ नाले पाई जाती है दक्षिण अरावली में। तो हमने दक्षिण अरावली की सारी जो नाल है
इस नाल को हमने एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया। ये दक्षिण अरावली की सारी नाल है और इन नाल के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया तो ये सारी चीज हमारे सामने निकल गई, दक्षिण अरावली की नाल। अब इस दक्षिण अरावली का मात्र एक पार्ट बचता है, वो पार्ट बचता हमारे पास दक्षिण अरावली का कौन सा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड, दक्षिण अरावली का ये हिस्सा बचा हुआ है लास्ट में, कौन सा, आबू पर्वत खंड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग कल। कल अरावली का चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आबू पर्वत खंड बहुत छोटा सा, इसको खत्म करने के साथ साथ हो सकता हम पूर्वी मैदान भी पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन मूल रूप से किसको खत्म करेंगे तो हम उत्तर क्या करेंगे, इस आबू पर्वत खंड को कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वो आबू पर्वत खंड के नाम से बना लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।